तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल जीके के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो सीरीज है हिमाचल के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे कोई क्लास 3 का एग्जाम हो, जैसे JOIT, क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल या फिर पटवारी वगैरह के एग्जाम हो गए, या फिर कोई क्लास 2 का एग्जाम भी है या फिर क्लास 1 का, तो उसके लिए भी ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक बुक कवर नहीं की है। यहाँ पे लगभग हम 4 बुक्स का निचोड़ कवर करेंगे। और ये 4 बुक्स कौन सी हैं? सबसे पहली तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जगमोहन बलोत्रा की द वंडरलैंड। आप सभी को पता होगा ये बुक जो वो कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह के फैक्ट्स यहाँ पे देखे रखे हैं। बट एक चीज़ है कि इस बुक को पढ़ना थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, तो यही काम हमने यहाँ पे आसान कर दिया है। इस बुक का सारा निचोड़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कुछ कंटेंट अगर जगमोहन बलोत्रा में कवर नहीं है तो वो मैंने हिमाचल दर्पण से कवर किया है। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो जोगता अकेडमी की बुक और करुण भरमोरिया की बुक जो है हिमाचल जीके पे, वहाँ से मैंने बाकी का कंटेंट लिया हुआ है। और फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लगता है यहाँ पे कवर करनी चाहिए इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैंने खुद की रिसर्च से जो भी हिमाचल की वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ पे रिसर्च करके, और भी जितने भी रिसोर्सेज है वहाँ पे रिसर्च करके यहाँ पे इंक्लूड किए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिए। और आगे जितनी भी इस सीरीज़ की वीडियोज़ आएंगी उन सभी को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि क्लास 3-2 के लिए तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हाँ, अगर कुछ लोग HS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं और खुद की रिसर्च भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्लास 2 क्लास 3 के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग जो है वो सब कुछ ही कवर करेंगे हिमाचल जीके के में। फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर हो गया, या इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स में हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, चाहे उसकी ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी या फिर कल्चर हो गया वहाँ का। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स में सबसे पहले हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो देखिए, बिलासपुर के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? 15 अप्रैल 1948 को आप सभी को पता है कि हिमाचल फॉर्म किया गया। ठीक है, हिमाचल का प्रशासनिक ढांचा जो है तैयार किया गया, और 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। शुरुआत में सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल में इंक्लूडेड थी। सबसे पहले आती है महासू, जिसको आप आज शिमला के नाम से जानते हैं। दूसरी आ गई मंडी, तीसरी सिरमौर और चंबा। फिर उसके बाद 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर को भी इसमें मर्ज कर दिया जाता है। बिलासपुर इससे पहले एक पार्ट स्टेट ही था। फिर इसके बाद बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को 5th डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है वो हिमाचल में ऐड कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। बिलासपुर इससे पहले एक पार्ट स्टेट था और 1 जुलाई 1954 को इसको जो वो 5th डिस्ट्रिक्ट के रूप में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रूप में हिमाचल में ऐड किया गया? तो 5th डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी हमारे पास, महासू, मंडी, सिरमौर और चंबा। तो देखिए, इससे पहले जैसा कि मैंने कहा 1 जुलाई 1954 से पहले बिलासपुर जो एक पार्ट स्टेट हुआ करता था, और उससे भी पहले बिलासपुर एक इंडिपेंडेंट रियासत हुआ करता था। अब इस रियासत की स्थापना किसने की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी बीरचंद चंदेल ने। और ये बीरचंद चंदेल एक्चुअल में थे कहाँ से? ये बिलोंग करते हैं बुंदेलखंड। ठीक है जी, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की एक रियासत है, चंदेरी रियासत। तो वहां के जो राजा थे हीराचंद, इनके बेटे थे ये। ठीक है, हीराचंद के एक्चुअल में टोटल जो 5 बेटे थे, और हीराचंद जो है इन सभी 5 बेटों के साथ हिमाचल घूमने आए हुए थे। फिर बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है यहाँ पे कि बीरचंद जो है यहीं पे अपनी जो रियासत बसाने का सोच लेते हैं। वो क्या इंसिडेंस था, क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि वो यहीं पे रियासत बसाने का सोच लेते हैं, उसको आगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में डिटेल में कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी। अभी जो है सिर्फ ज्योग्राफी वाला सेक्शन देखते हैं। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा, बीरचंद चंदेल ने जो है बिलासपुर यानी कि कहलूर, पहले जो बिलासपुर का नाम था पुराना, वो कहलूर हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और कहलूर रियासत की स्थापना की थी बीरचंद चंदेल ने, जो कि चंदेरी रियासत, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, उसके राजा थे, या यूँ कह सकते हैं राजा के बेटे थे। हीराचंद नाम था उनका। ठीक है,
हीराचंद के बाकी बेटों ने भी हिमाचल में यहाँ पे और भी कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने भी अपनी अपनी रियासत यहाँ पे जो है वो फॉर्म की थी, तो उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है कुछ ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी भी बिलासपुर की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आ जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में देखिए, यहाँ पे जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर बिलासपुर में कौन सी बहती है? एक ही मेन रिवर है यहाँ पे, सतलुज। और बाकी यहाँ पे जो भी आपको खड्ड या फिर सहायक नदियाँ वगैरह देखने को मिलेगी वो सारी सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। तो उसके बारे में डिटेल से आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ज्योग्राफिकली हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि सतलुज नदी जो है बिलासपुर की मेन रिवर है, और ये बिलासपुर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको सिस कहा जाता है, ऊपर वाला पार्ट जो है इसको ट्रांस बोल दिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा इस पर्टिकुलर रिवर सतलुज रिवर पे जो है वो 1809 में एक ट्रीटी भी साइन हुई थी अंग्रेज़ों के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो सिस वाला एरिया है, इस तरफ वाला एरिया, वो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर रहेगा और दूसरी तरफ का एरिया जो वो अंग्रेज़ों के अंडर रहेगा। तो आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को भी, अभी के लिए बस ये चीज़ याद रख लीजिए। बाकी इसके अलावा देखिए ज्योग्राफिकली और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने लायक है। बिलासपुर जो है वो आउटर हिल्स में आपको देखने को मिलेगा, आउटर हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा। हिमालयन रीजन आप सभी को पता होगा 3 पार्ट में डिवाइडेड है मेनली। सबसे पहले आ जाता है निम्न हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर उच्च हिमालय, जिसको आप ग्रेटर हिमालय भी बोल देते हैं। तो बिलासपुर जो है वो सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है निम्न हिमालय, जिसको शिवालिक रीजन भी कहते हैं। ठीक है, शिवालिक का मतलब होता है शिव की जटाएं। तो शिव की जटाएं, जैसा कि यहाँ पे मान लो ये शिव है, तो इस तरीके से जटाएं बिल्कुल नीचे की तरफ को आती हैं। तो ये नीचे वाला एरिया जो है इसको निम्न हिमालय बोल दिया जाता है। ठीक है, तो निम्न हिमालय में आता है ये जो बिलासपुर का रीजन है। और जैसा कि मैंने अभी कहा, सतलुज नदी जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब देखिए, क्योंकि निम्न हिमालय में आता है तो हमें पता है निम्न हिमालय का जो एलिवेशन है एवरेज वो 350 से लेकर 1500 मीटर तक रहता है। तो यहाँ पे भी आपको जो पहाड़ियों का एलिवेशन है वो इतना ही देखने को मिलेगा, लगभग 290 मीटर से लेकर 1980 मीटर तक। बाकी इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बिलासपुर को जो है वो सतधार या फिर सप्तधार कहलूर भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन है, कहलूर तो देखिए हमने पढ़ लिया कि कहलूर की स्थापना जो किसने की थी, वीरचंद चंदेल ने। और ये कहलूर नाम ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में मतलब डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए सतधार कहलूर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिलासपुर जो फॉर्म किया गया है वो मेन 7 हिल्स या फिर 7 धारों से मिलकर बना हुआ है। ये 7 धारें कौन सी है ये भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, बट उससे पहले बिलासपुर की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि बिलासपुर के साथ में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो देखिए ये रहा बिलासपुर। अब बिलासपुर के नॉर्थ वाली साइड में अगर हम देखें, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, तो नॉर्थ वाली साइड में यहाँ पे देखते हैं तो हमीरपुर आ गया, ऊना आ गया और मंडी आ गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के यहाँ पे इस तरफ नॉर्थ वाली साइड को आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरफ आते हैं अगर साउथ ईस्ट वाली साइड, तो यहाँ पे सोलन आपको देखने को मिल जाता है और इस तरफ पंजाब का रीजन लग जाता है। ठीक है, पंजाब की रोपड़ डिस्ट्रिक्ट या आनंदपुर साहिब तहसील बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पे रोपड़ डिस्ट्रिक्ट जो वो बिलासपुर के साथ में लगती है। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट जो वो बिलासपुर की बाउंड्री को टच करती हैं। कौन कौन सी? ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। बाकी इसके अलावा एक स्टेट भी बिलासपुर को टच करती है, कौन सी? पंजाब। और पंजाब की बात अगर मैं पर्टिकुलरली करूं तो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट या फिर आनंदपुर साहिब तहसील। बाकी इसके अलावा बिलासपुर का आपको जो वो एरिया भी पता होना चाहिए। 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो वो बिलासपुर का टोटल एरिया है। ठीक है, तो ये जो है पूरे हिमाचल में दूसरे नंबर पे है एरिया वाइज में, मतलब सेकंड लास्ट है। हमीरपुर जो है वो यहाँ पे लास्ट रहेगा। हमीरपुर का एरिया जो आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है, और फिर उसके बाद आता है बिलासपुर का एरिया 1167 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतनी बेसिक सी डिटेल तो सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को टच नहीं करती है, तो आपको सभी का पता होना चाहिए। इस चीज़ में रट्टा नहीं मारना है। पूरा मैप एक बार ध्यान से अगर देख लेंगे ना
तो आराम से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी भी देख लीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी है बिलासपुर की 327 और सेक्स रेशो यहाँ पे है 981। ठीक है। लिटरेसी रेट यहाँ पे 84.59% है। इसको मैं ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना, इसको आगे डिटेल में जब पूरा यहाँ पे जो ज्योग्राफी कवर करेंगे हम, तो ये सभी फैक्ट जो वहाँ पे डिटेल में भी मैंने कवर किए हुए हैं। अभी के लिए थोड़ा बहुत देख लीजिए, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, आगे इन सभी चीज़ों को मैं डिटेल में कवर करूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा, सतधार कहलूर क्यों कहा जाता है बिलासपुर को, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन 7 धारें या 7 हिल जो देखने को मिलती है। सबसे पहली कौन सी? नैना देवी हिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नैना देवी हिल। यहाँ पे आपको जो है नैना देवी का मंदिर भी देखने को मिलता है, बहुत फेमस टेम्पल है ये भी। तो लेंथ जो है नैना देवी हिल की टोटल 30 किलोमीटर की है और एलिवेशन इसका यानी कि हाइट जो है 1100 मीटर की रहेगी। मेन परगनास यहाँ पे आ जाते हैं कोट कहलूर और फतेहपुर। फिर इसके अलावा मेन किले कौन से हैं यहाँ पे? कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला अगर आपसे पूछ ले कौन सी धारों में है, तो ये नैना देवी धार या फिर नैना देवी हिल्स में है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए फतेहपुर जो फोर्ट है, इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, इसको जो 7 किलों का समूह भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 स्मॉल फोर्ट्स। तो ये कौन सा है? फतेहपुर। बाकी जैसा कि मैंने बताया, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये जो है नैना देवी टेम्पल है, तो ये भी इसी धार में आपको जो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट धार हमारे पास आती है कोट धार, कोट हिल कहा जाता है इसको। इसकी लेंथ 30 किलोमीटर और यहाँ का जो सबसे ऊंचा एरिया या सबसे ऊंची हिल कौन सी है? ककरेड़, 1430 मीटर की इसकी जो है हाइट है। और मेन परगनास यहाँ पे आ जाते हैं बसे और बछरेटू। ठीक है, बछरेटू यहाँ पे किला भी आपको देखने को मिलता है, बछरेटू फोर्ट, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सामने पिक्चर दी हुई है बछरेटू फोर्ट की। बाकी बसिया फोर्ट हो गया, नॉन शिवाला बछरेटू फोर्ट, नॉन फोर्ट बोल देते हैं इसको, या फिर शिवाला बछरेटू फोर्ट बोल देते हैं। तो ये भी यहीं पे है। डगोगा महलोट फोर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। फिर इसके बाद देखिए जंझार हिल आ जाता है। तो जंझार हिल जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जंझार ही रहेगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है जंझार हिल में, कि यहाँ पे बहती है सीरखड़, जो कि जंझार हिल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब जो साउदर्न वाला पार्ट है उसको बडोल के नाम से जानते हैं हम, और जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, उसको जंझार के नाम से जानते हैं। तो सीरखड़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सीरखड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको जंझार हिल में। बाकी आगे सारी जितने भी रिवर्स है वो मैंने डिटेल में कवर किया कि सीरखड़ जो ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, मंडी से इसका ओरिजिन होता है। आगे कुछ और इसमें जो खड्ड मिल जाती है, जैसे सरियाल हो गया, सुकर खड्ड हो गया, ये इसमें मिल जाती है और फिर ये फाइनली जाके सतलुज में जो विलीन हो जाती है। तो आगे रिवर्स में इसको मैं डिटेल में अभी कवर करूंगा। तो देखिए सीरखड़ बडोल और जंझार 2 हिस्सों में जो है जंझार हिल को डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पे फेमस टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है जंझार हिल में, देवी बडोली। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये देवी बडोली का मंदिर है। और गूगा घेरनी का मंदिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए साथ साथ में आपके टेम्पल्स भी कवर होते जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा मंदिर कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देवी बडोली का मंदिर जो यहाँ पे जंझार हिल बिलासपुर में है, गूगा घेरनी भी यहीं पे बिलासपुर में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद चौथी यहाँ पे इंपॉर्टेंट धार आ जाती है त्यून धार। त्यून धार का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, ये सरयू, 1350 मीटर की जो इसकी हाइट रहेगी। और यहाँ पे 3 मेन फोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, त्यून फोर्ट, सरयू फोर्ट और नौरनगढ़ फोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है त्यून किले का जो है फोटो यहाँ पे अवेलेबल है। तो त्यून किला, सरयू किला और नौरनगढ़ किला जो है ये त्यून धार में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ फेमस टेम्पल भी है, जैसे पीर भयानू मंदिर हो गया, हरम्बा देवी और हिडिंबा देवी जो है दोनों अलग अलग टेम्पल है। तो हरम्बा देवी का मंदिर जो है वो यहाँ पे बिलासपुर में अवेलेबल है। हिडिंबा देवी का आगे हम डिटेल में इस चीज़ को जो है कवर करेंगे जब हम कुल्लू वाले पार्ट में आएंगे। तो हरम्बा देवी का मंदिर जो है यहीं पे बिलासपुर में है, पीर भयानू भी, और सिद्ध गुरुनाथ का मंदिर भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए बांदला हिल आ जाती है। तो ये बांदला हिल की पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी आपको, काफ़ी सुंदर यहाँ पे दृश्य जो है बांदला हिल का है। तो देखिए बांदला हिल का जो एल्टीट्यूड है वो 1375 मीटर का है और लेंथ इसकी 17 किलोमीटर की है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे खास आपको याद रखने लायक नहीं मिलेगा।
फिर इसके बाद छठी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट धार आती है वो है बहादुरपुर। बहादुरपुर हिल जो है, तो बहादुरपुर हिल को अलीगढ़ जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। कौन कौन से? ततोग और बहादुरपुर। जो नॉर्थ वाला ऊपर वाला सेक्शन है ये ततोग के नाम से जाना जाता है, और जो साउदर्न वाला पार्ट है इसको बहादुरपुर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बहादुरपुर धार में जो है एक इम्पॉर्टेंट आपको किला देखने को मिलता है। इस किले का नाम है बहादुरपुर किला, और ये जो किला था ये राजा विजय चंद के जो है वो निवास स्थान था। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा है अबोर्ड ऑफ राजा विजय चंद। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा काफी सुंदर फोर्ट जो है यहाँ पे किला विजय चंद ने यहाँ पे बनवाया हुआ था। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बहादुरपुर किला जो है किस पर्टिकुलर राजा का अबोर्ड था या निवास स्थान था, तो राजा विजय चंद आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए रतनपुर हिल, लास्ट 7वीं धार आ जाती है रतनपुर धार। तो इसका जो लेंथ है 11 किलोमीटर का है। यहाँ पे जो मेन किला है वो है रतनपुर किला। और इस पर्टिकुलर फोर्ट के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है कि रतनपुर किला ही था जहां पे ऑक्टर ने, जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, इनको यहीं पे इन्होंने हराया था ऑक्टर ने। आगे जो हिमाचल की हिस्ट्री है ना उस पे ये चीज बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना सा देख लीजिए, ऑक्टर ने जो वो अमर सिंह थापा को यहाँ पे हराया था रतनपुर हिल पे। फिर इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट वैलीज यहाँ पे आ जाती हैं बिलासपुर में। सबसे पहली है सतलुज वैली। तो सतलुज वैली जो है वो अपने फौना एंड फ्लोरा यानी कि जो जीव जंतु है वनस्पति है उनके लिए जो फेमस है। बाकी यहाँ का जो गांव है, ये जो सतलुज वैली में जो गांव है तो वो सतलुज नदी का पानी ही यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। फिर इसके बाद चौंतो वैली आ जाती है। तो ये बहुत ही फर्टाइल यहाँ की मिट्टी है चौंतो वैली की, और दानवी वैली भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो तीनों सतलुज वैली, चौंतो और दानवी, ये यहाँ पे बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगी। चौंतो और दानवी से जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, तो ये बिलासपुर में अवेलेबल है। अब इसके बाद देखिए रिवर सिस्टम देख लेते हैं बिलासपुर का। तो देखिए काफ़ी डिटेल में मैंने जो है इसकी रिवर्स बिलासपुर की कवर की है बिल्कुल मैप में दिखा के, तो ऐसे याद करना आपके लिए और भी ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए मेन रिवर, जैसे कि मैंने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, मेन रिवर जो है वो सतलुज नदी है बिलासपुर की। और सतलुज नदी आप सभी को पता है कि यहाँ पे जब भाखड़ा डैम बना था ना तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो है वो ऊपर की तरफ को शिफ्ट होना पड़ा था। लगभग 1/10 एरिया जो है बिलासपुर का इस डैम में जो विलीन हो गया था, और काफ़ी सारे लोगों को जो वो ऊपर की तरफ को शिफ्ट होना पड़ा था। तो इसके बारे में भी आगे मैं डिटेल से बताता हूँ। तो देखिए सतलुज नदी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये बिलासपुर में एंटर कहाँ से करती है। तो बिलासपुर में सतलुज नदी एंटर करती है कसोल में, एक मंगल नाम का गांव है वहाँ से। ठीक है, कसोल के मंगल गांव में ये एंटर करेगी, और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा इधर मंडी की तरफ को जाते हुए फिर वापस बिलासपुर की तरफ को आती है, और यहाँ से सीधा नैला नामक गाँव है आगे भाखड़ा के पास। तो यहाँ से ये पंजाब में आगे जो वो एग्जिट कर जाती है। तो ये आगे मेन रिवर सतलुज नदी। ठीक है, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आपको जो मैप में दिखाया, तो यहाँ से आप याद रख लेंगे। बाकी इसके अलावा देखिए सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेन रिवर तो आपको सारी 5 की 5 जो पता होनी चाहिए हिमाचल की, और साथ में उनकी सहायक नदियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सहायक नदियाँ ना लोग पढ़ते नहीं हैं। तो देखिए मैप के थ्रू मैं सारी सहायक नदियाँ इसकी गिनाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है इसकी वो है सीरखड्ड। ठीक है, ये ग्रीन कलर में आपको जो है सीरखड्ड देखने को मिलेगी। तो सीरखड्ड जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से आपको जो वो निकलते हुए दिखेगी, मंडी डिस्ट्रिक्ट से आती है ये। फिर इसके बाद थोड़ा सा बिलासपुर के पास आके हटवार के पास जो है वो मुंडकर खड्ड भी इसमें मिल जाती है। अब ये मुंडकर खड्ड जो कहाँ पे राइज होती है, ये हमीरपुर में राइज होती है, हमीरपुर से निकलती है और यहाँ पे हटवार पे आके जो वो इस रिवर में सीरखड्ड में मिल जाती है। आगे 2 और खड्ड जो है वो सीरखड्ड को ज्वाइन करती है, एक सुकर खड्ड और सरियाली खड्ड। तो ये सुकर, सरियाली और मुंडकर तीनों हमीरपुर से ही राइज होती है, और आगे फिर मुंडकर जो है वो यहाँ पे हटवार पे ज्वाइन कर लेती है सीरखड्ड को, और सुकर खड्ड और सरियाली जो है यहाँ पे बलगर में आके जो है वो सीरखड्ड को ज्वाइन कर लेती है। फिर आगे सीरखड्ड जो है यहाँ पे सेरी नामक जगह पे सतलुज नदी को ज्वाइन कर लेती है।
फिर आगे बाकी आपको पता ही है, नैला से जो वो सतलुज नदी एग्जिट कर लेती है। फिर इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं सतलुज की, जैसे अलीखड़ होगी और गंबर। तो अलीखड़ देखिए कोठी हरार में जो है वो बिलासपुर में एंटर करती है और बेरी घाट पे जाके सतलुज नदी में मिल जाती है। और जो गंबर नदी है ये नेरी में एंटर करती है बिलासपुर में, और डगरान नामक जगह में जो है वो यहाँ पे सतलुज नदी में मिल जाती है। तो सब कुछ मैंने डिटेल में यहाँ पे जो मैप के थ्रू आपको समझाया है। कहीं पे भी इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो मैप में देखने को नहीं मिलेंगी, इंटरनेट पे भी आप सर्च कर लीजिएगा, मैप में देखने को नहीं मिलेंगी। ये मैंने खुद जो है मतलब मैप में एक एक जगह जूम करके और यहाँ पे जो हो इसका यहाँ पे थोड़ा सा मैप तैयार किया हर एक खड्ड का। तो अगर यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं भी बिलासपुर से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो हर एक खड्ड के बारे में तो मुझे पता नहीं होगा। जो मुझे सर्च के थ्रू मिला वो मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है। तो अगर कुछ लोग बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। बाकी मैंने कोशिश किया है कि ये जो डाटा है वो 100% करेक्ट हो। स्टिल अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत होती है तो आप मुझे करेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसको जो वो कवर करूँगा। ठीक है जी। तो देखिए सतलुज नदी सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि सतलुज नदी जो किस किस डिस्ट्रिक्ट से बहती है। अभी पीछे क्लर्क का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि सतलुज नदी के बारे में पूछा था कि ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है। तो शिमला भी वहाँ पे दिया था। अब एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सतलुज नदी जो है सबसे पहले किन्नौर के थ्रू आती है, किन्नौर से फिर शिमला, सोलन, मंडी से होते हुए बिलासपुर में जो एंटर करती है और फाइनली पंजाब में एग्जिट कर जाती है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा, ये जो है वो मंगल गांव से कसोल में जो है वहाँ पे एंटर करती है और नैला से जो वो एग्जिट कर जाती है। बाकी सतलुज कहाँ से इसका उद्गम होता है वो तो पूरा रिवर सिस्टम मैंने जो है डिटेल में कवर किया हुआ है। मैं एक अलग वीडियो में ना, सेपरेट वीडियो में उन सभी को, जितनी भी 5 मेन रिवर्स है और उनकी सहायक नदी है, वो अलग वीडियो में कवर करूँगा। अभी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल देख रहे हैं तो सिर्फ सतलुज नदी बिलासपुर के अंदर जब तक है वहाँ तक ही इसको कंसिडर करेंगे। रिवर सिस्टम जो है पूरा अलग से इस पे जो मतलब 1-2 घंटे का मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी रिवर सहायक नदियाँ भी इंक्लूड कर दूंगा मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने कहा 1809 में यहाँ पे जो महाराजा रंजीत और ब्रिटिश के बीच में जो एक ट्रीटी साइन हुई थी। फिर इसके बाद अली खड्ड, अली स्ट्रीम बोल देते हैं इसको। तो ये अली स्ट्रीम जो निकलती कहाँ से है, मांगू गयाना जो कि अर्की सोलन में है, वहाँ से ये निकलती है। और कोठी हरार, जैसे कि मैंने कहा, ये कोठी हरार में जो वो ये एंटर करती है बिलासपुर में और बेरी घाट में ज्वाइन कर लेती है सतलुज को। ठीक है जी। फिर इसके बाद गंबर खड्ड जो है, इसका राइज कहाँ से होता है, ये तारा देवी शिमला में जो है वो ये इसका उद्गम स्थान है। फिर नेरी में जो ये बिलासपुर में एंटर करती है और डगरान में जाके जो सतलुज नदी को ज्वाइन कर लेती है। फिर इसके बाद सीरखड्ड आ जाता है। सीरखड्ड अभी हमने देखा कि सीरखड्ड में आगे जो सुकर, सरियाली और मुंडकर भी विलीन हो जाती हैं। तो ये तीनों नदियाँ जो है ये हमीरपुर में राइज होती हैं। सीरखड्ड मंडी से निकलती है और बिलासपुर में एंटर करती है ये हटवार से। ठीक है, हटवार के पास ही जो है यहाँ पे मुंडकर खड्ड भी इसमें जो आपको विलीन होते हुए दिखेगी। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट लेक है गोविंद सागर लेक बिलासपुर में, वो भी मैन मेड लेक है। नेचुरल लेक कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगी बिलासपुर में। तो ये जो मैन मेड लेक है गोविंद सागर लेक, ठीक है, भाखड़ा डैम भी कहते हैं इसको, तो ये हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है। तो देखिए गोविंद सागर लेक की जब हम बात करें तो देखिए भाखड़ा डैम जब बना, रिजर्वायर जब बना, तो वहीं पे जो है वो गोविंद सागर लेक का निर्माण हुआ। 168 किलोमीटर स्क्वायर का इसका जो टोटल एरिया है। और जैसे कि मैंने कहा 256 गांव जो है मतलब इस डैम में जो है विलीन हो गए जब ये डैम बनाया गया था, जो कि मतलब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का उस टाइम का जो है एक दहाई जो है हिस्सा था। तो ये पानी में विलीन हो गया। लगभग 11,777 लोगों को जो है वो अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, जो कि उस टाइम की पॉपुलेशन का 14% थे। फिर इसके बाद देखिए भाखड़ा डैम जो है वो किस तरीके से बना, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। 1948 में जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था भाखड़ा डैम का और 1963 में ये बन के तैयार हो गया था। सतलुज नदी के ऊपर है, ये तो पता ही आपको। तो इसको गोविंद सागर रेजरवॉयर भी बोल देते हैं, डैम बोल लो या फिर रेजरवॉयर बोल लो, एक ही चीज़ है। तो ये जो डैम है
अब ये पर्टिकुलर किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इसके अंडर है ये भाखड़ा डैम अभी। अब देखिए कैसे शुरुआत होती है भाखड़ा डैम के निर्माण की। सबसे पहले देखिए इसका जो आइडिया किसका था ये भाखड़ा डैम बनाने का? लुइस डेन्स ने कहा था, जो उस टाइम के पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने जगह सजेस्ट की थी बिलासपुर में ही, सुन्नी और भाखड़ा, कि ये दो जगह जो है सूटेबल है डैम बनाने के लिए। यहाँ पे जो मतलब अच्छा खासा डैम बन सकता है, एक बड़ी क्वांटिटी में पानी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो बाद में जो है फिर भाखड़ा साइट जो है इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। 1915 में जो है इस साइट को फाइनलाइज कर दिया गया, बट एक्चुअल में काम इसका स्टार्ट नहीं हो पाया। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, इस वजह से काम नहीं स्टार्ट हो पाया। फिर आगे 1938-39 में जो है पंजाब में एक अकाल भी आया था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उस वजह से भी इसका निर्माण जो है स्टार्ट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एंट्री होती है जॉन एल सैवेज की। अब देखिए जॉन एल सैवेज कौन है? यूएसए के बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत फेमस सिविल इंजीनियर हैं। इन्होंने यूएसए का जो इंपॉर्टेंट डैम है हूपर डैम, ये इन्होंने ही जो है वो डिज़ाइन किया था, बनाया था। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया विजिट किया और इन्होंने जो भाखड़ा साइट यहाँ पे चुनी गई थी तो उसका सर्वे किया। इन्होंने डैम के निर्माण से पहले उसका सर्वे किया और ऐसा पाया गया कि ये जो मतलब इस डैम की चट्टाने हैं तो इतना भार जो है पानी का जो इतना वो रोकेंगे तो उतना भार ये सह लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे जो वो ग्रीन चिट मिल जाती है इस डैम के निर्माण को। और नेहरू जी 1948 को आते हैं साइट पे और सबसे पहली बकेट भर के कंक्रीट की वो उसके अंदर डालते हैं और शिलान्यास कर देते हैं। तो 1948 में जो नेहरू जी ने इसका शिलान्यास किया था। बाकी एक और चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, एक टिप्पणी की थी नेहरू जी ने इसी डैम को लेके, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। अब रिसर्जेंट का मतलब क्या होता है? रिसर्जेंट का मतलब है फिर से खड़ा होने वाला। तो यहाँ पे फिर से उठ खड़ा होने वाला तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। रिसर्जेंट इंडिया मतलब हम ये मान लेंगे कि आज़ाद भारत। तो नेहरू जी ने इसको जो है आज़ाद भारत का नया मंदिर भी कहा था भाखड़ा डैम। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से बन सकता है कि नेहरू जी ने किस जगह को जो है वो आज़ाद भारत का नया मंदिर कहा था भाखड़ा डैम को, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ये इन्होंने जो वो टिप्पणी की थी नेहरू जी ने। बाकी देखिए जॉन एल सैवेज ने सिर्फ सर्वे किया था। जो आर्किटेक्ट थे इस डैम के तो वो थे राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता। इनका भी नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता जो है ये आर्किटेक्ट थे भाखड़ा डैम के। अब देखिए कुछ स्प्रिंग्स यानी कि जो चश्मे होते हैं वो देख लीजिए। ज़्यादा कुछ स्प्रिंग्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक है लुंड स्प्रिंग जो कि ददराना में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक बस्सी स्प्रिंग जो कि काफ़ी धार्मिक स्थल माना जाता है बिलासपुर के लोगों के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ही यहाँ पे स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 1373.1 मिलीमीटर देखने को मिलता है आपको। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिए। बाकी यहाँ पे कुछ तालाब भी बनाए गए थे डिफरेंट राजाओं के द्वारा। अब देखिए तालाब बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उस टाइम पे जो आपको पता है कि सूखा पड़ता रहता था, पानी की इतनी समस्या रहती थी, तो ये लोग इस तरीके से तालाब बना के उसके अंदर जो पानी स्टोर करके रख लेते थे ताकि बाद में जो पशुओं के काम आ सके या फिर कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी हो, कपड़े वगैरह धोने हो, तो उसके काम में उसको लिया जा सके। तो सबसे पहले देखिए टैंक रिवाल्सर, ये भी आपको जो वो बिलासपुर में देखने को मिलता है पनोट नामक विलेज में। फिर इसके बाद जगत खाना टैंक और स्वरा घाट टैंक के लिए दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना होगा तो देख लीजिए। जगत खाना टैंक और स्वरा घाट टैंक जो है वो किसने बनवाए थे? हीराचंद ने, ठीक है। आगे मैंने हर एक राजा के बारे में जो डिटेल में कवर किया है, बट अभी जो है सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देख लीजिए जो कि ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। जगत खाना टैंक, स्वरा घाट टैंक हीराचंद ने बनवाए थे 1874 में। फिर नैना देवी टैंक भी है 1200 किलोमीटर स्क्वायर का। जमथल टैंक है 1000 स्क्वायर किलोमीटर का। और कसोल टैंक 200 स्क्वायर किलोमीटर का। फिर इसके बाद टैंक संगवाना या फिर इसको कावला वाला भी कहा जाता है, तो ये विजय चंद ने बनवाया था, ये भी याद रख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी हिस्ट्री वाला सेक्शन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हरिहर चंद के बेटे जो है वो आगे खेलू रियासत की स्थापना करते हैं। खेलू गुज्जर के ऊपर कैसे जो है
इस रियासत का नाम रखा जाता है, तो बीरचंद चंदेल ने इसकी स्थापना की थी। तो जैसा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में कहा, हीराचंद मैंने गलती से बोल दिया था, हरिहर चंद कर लीजिएगा इनका नाम। बीरचंद के जो फादर थे उनका नाम हरिहर चंद था, और इनके 5 बेटे गोविंद चंद, बीरचंद, गंभीर चंद, कबीर और सबीर चंद। तो ये किस तरीके से अलग अलग रियासत की स्थापना करते हैं, इनके एक बेटे की मौत भी हो जाती है, तो वो आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सीरीज़ को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। और अपनी तरफ से मैं गारंटी देता हूँ, आप चाहे आप क्लास 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर क्लास 2 या क्लास 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो कंटेंट रहने वाला है मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना डिटेल में मैंने एक एक चीज़ कवर की है, एक एक राजा के बारे में यहाँ पे लिखा है। जिन भी राजा के बारे में पढ़ना जरूरी है, हर एक राजा के बारे में एक एक फैक्ट, चारों बुक से मतलब बिल्कुल सर्च करके एक एक फैक्ट जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। कुछ अगर नहीं मिला मुझे किसी राजा के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि कवर होनी चाहिए थी, तो मैंने दूसरे रिसोर्सेज से भी कवर की है। बाकी हिमाचल कॉम्पिटिटिव पे जो जल्दी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 3 एग्जाम्स के लिए। जितने भी क्लास 3 एग्जाम है, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, JOIT या फिर पटवारी वगैरह हो गए, JBT टैट कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, या फिर फॉरेस्ट गार्ड, तो इन सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इनरोल हो सकते हैं, या फिर अगर कुछ लोग चंबा से बिलोंग करते हैं तो चंबा के लिचौड़ी में हमने जो वो अकेडमी ओपन कर दी है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और इनरोल हो सकते हैं ऑफलाइन कोर्सेज में। बाकी आप सभी को पता ही है कि ऑफलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज जो भी होते हैं, वहाँ पे हम PDF नोट्स वगैरह और फ्री की टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं। पिछले जो भी स्टूडेंट थे हमारे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितना डिटेल में हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करवाई जाती है। तो कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप इनरोल होना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।